माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। रोजी रोटी के लिए बिहार से वापस लौटने लगे मजदूर, ट्रेनें हुई फुल, हवा हवाई साबित हुई नीतीश कुमार की घोषणाएं। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में बिहार वापस लौटने वाले मजदूरों को काम देने के नीतीश कुमार के दावों पर यकीन करके फंसे मजदूर अब वापस प्रदेश लौटने लगे हैं। बिहार से दिल्ली मुंबई जाने वाली ट्रेन अगले 15 दिनों तक फुल है, यानी बिहार से फिर से पलायन का सिलसिला तेज हो गया है। रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक बिहार से दिल्ली मुंबई जैसी जगहों पर जाने वाली ट्रेनें अगले 15 दिनों के लिए फुल हो चुकी हैं। इन ट्रेनों में अगले एक पखवाड़े के लिए कोई सीट खाली नहीं है। फुल हुई सारी सीट स्लीपर क्लास ही हैं, यानी गरीब मध्यम तबके के लोग वापस लौटने लगे हैं। रेलवे की वेबसाइट बता रही है कि उत्तर बिहार से पंजाब के अमृतसर जाने वाली ट्रेन में अगस्त तक की सारी सीट फुल हो चुकी है। उत्तर बिहार से जिन राज्यों में रोजी रोटी के लिए मजदूर पलायन करते रहे हैं उनमें पंजाब प्रमुख राज्य रहा है। वहां जाने की सारी ट्रेन टिकट अगले 2 महीने तक बुक हो चुकी हैं। रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक बिहार के दरभंगा से लेकर मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में 20 जुलाई तक सारी सीट बुक हो चुकी है। ये वही इलाके हैं जहां से मजदूरों का पलायन सबसे ज्यादा होता है। ट्रेन में जनरल क्लास की टिकट की बुकिंग नहीं हो रही है, लिहाजा दिल्ली लौट रहे लोगों ने स्लीपर क्लास की टिकटें बुक कराई हैं। वहीं उत्तर बिहार में मुंबई जाने वाली ट्रेन भी अगले 1 महीने तक फुल हो चुकी है। मुंबई भी बिहारी मजदूरों के रोजगार का प्रमुख स्थान रहा है। ट्रेन टिकटों की बुकिंग बता रही है कि लोग रोजी रोटी के लिए वापस लौटने लगे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यशवंत सिन्हा आज करेंगे तीसरे मोर्चे का ऐलान, एनडीए को नुकसान पहुंचाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, राजनीति में हाशिए पर जा चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता यशवंत सिन्हा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिहार में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यशवंत सिन्हा ऐसे दलों को मिलाकर तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं जो एनडीए और महागठबंधन को टक्कर दे सके। बिहार में विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे को लेकर यशवंत सिन्हा का ब्लूप्रिंट क्या है, इसको लेकर आज वह खुलासा कर सकते हैं। यशवंत सिन्हा शनिवार को पटना में 11:30 बजे एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जहां पर वह तीसरे मोर्चे को लेकर ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर एनडीए और गैर महागठबंधन के नेता शामिल होंगे। बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने को लेकर यशवंत सिन्हा ने जिन नेताओं से संपर्क साधा है उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव, पूर्व सांसद नागमणि, अरुण कुमार, रेणु कुशवाहा और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह जैसे लोग शामिल हैं। जानकार सूत्रों के मुताबिक यशवंत सिन्हा के तीसरे मोर्चे बनाने का मुख्य उद्देश्य बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को नुकसान पहुंचाना है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि यशवंत सिन्हा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से भी संपर्क साधा है, हालांकि इस बात को लेकर पुष्टि नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डिजिटल रैली को लेकर बिहार में भिड़ी बीजेपी आरजेडी, जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर डिजिटल रैली का दौर शुरू हो गया है। वहीं आरजेडी ने डिजिटल रैली को लेकर विरोध जताया है। इस पर बीजेपी के पार्टी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि कोविड-19 काल में जब आम रैली नहीं की जा सकती है, एक दूसरे के बीच डिस्टेंस बनाकर रहना है और मास्क लगाना है, उस परिस्थिति में डिजिटल रैली से ही जनता तक पहुंचा जा सकता है। आरजेडी कोविड-19 में डिजिटल रैली नहीं कर पा रही है, जिसका परिणाम है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना संक्रमित हो गए। आरजेडी को भी डिजिटल रैली करनी चाहिए, अगर डायरेक्ट रैली नहीं करेगी तो पूरे बिहार का कबाड़ा कर देगी। वहीं आरजेडी के विधायक विजय प्रकाश ने बीजेपी के बयान पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है और देश का जो वातावरण है उसमें डिजिटल रैली हमारे 85% लोगों को नहीं भाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि देश में गरीब और पढ़े लिखे कम लोग हैं। डिजिटल रैली कर बीजेपी लोगों को भ्रमित करना चाहती है। बीजेपी के लोग कोरोना काल में कहां थे? डिजिटल माध्यम से जनता ट्रेन का टिकट नहीं कटा पा रही थी और बीजेपी वाले कोरोना काल में चुनावों की तैयारी में लगे हुए थे। 144 करोड़ रुपयों का चीन से टीवी खरीदकर प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जेडीयू बाहर में कुछ और अंदर में कुछ और कहती है। चुनाव आयोग की मीटिंग में जेडीयू बीजेपी के साथ रहती है और बाद में बाहर निकलकर लोगों को दिन भ्रमित करती है। आने वाले समय में जनता को भी सभी सच्चाई का पता चल जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
भाजपा ने किया 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का किया ड्रामा। अखिलेश, जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का ड्रामा किए जाने को आरोप लगाते हुए कहा कि 70 सालों में जो मुमकिन ना हुआ वो भाजपा राज में जुमलों में पूरा हो जाता है। श्री यादव ने शुक्रवार को यहां जारी बयान में कहा कि भाजपा ने आज 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का ऐसा ड्रामा किया जिसकी दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। राज्य सरकार कई इन्वेस्टमेंट मीट करा चुकी, कई MOU होने की खबरें छपी, लेकिन अभी तक कहीं एक भी कारखाना लगने की सूचना नहीं है। किसी बैंक ने किसी उद्योगपति को लोन नहीं दिया, कहीं भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं शुरू हुई। उन्होंने कहा कि 70 सालों में जो मुमकिन ना हुआ वो भाजपा राज में जुमलों में पूरा हो जाता है। उन्होंने कहा कि मेहनत कोई करे उसका श्रेय तो उसके जबरन दावेदार को ही दे दिया जाएगा। भाजपा राज में समाजवादी पार्टी सरकार के समय के कामों पर अपने नाम पर ठप्पा लगाकर ही वाहवाही लूटी जा रही है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए समाजवादी पार्टी सरकार में 200 करोड़ रुपए जमीन खरीदने और 200 करोड़ रुपए रनवे बाउंड्री और अन्य निर्माण के लिए दिया। केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलने की खबर को ऐसे प्रचारित किया जा रहा है जैसे उन्होंने ही सब कुछ किया है। ऐसे ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के संबंध में भी भाजपा ने झूठ का सहारा लिया। एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार की देन है, भाजपाई जबरन उसे अपने काम में गिनते हैं। श्री यादव ने कहा कि आत्मनिर्भर रोजगार का दूसरा झूठ यह है कि यहाँ पहले से कुम्हार, हलवाई, राजमिस्त्री आदि अपने धंधे करते रहे हैं। नोटबंदी के बाद लॉकडाउन ने उनका कामकाज ठप्प कर दिया है। प्रदेश की भाजपा सरकार लघु और छोटे उद्योगों की केवल प्रेस विज्ञप्तियों में चिंता करती है। उसका सारा ध्यान बड़े उद्योगपतियों आप भगत में रहता है। श्रमिकों को 1000 की राहत देने से उनकी जिंदगी में कौन बदलाव आएगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लेंगे कि कहां कि किसे भाजपा सरकार में काम मिला है। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए जब तक उचित वातावरण नहीं बनेगा कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में क्यों आएगा। यहाँ GST, नोटबंदी, लॉकडाउन के अलावा कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति चिंता पैदा करती है। अपराधों से लोग आतंकित हैं। बिजली पानी का भी प्रदेश में संकट है। भाजपा सरकार में 1 यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। जो बिजली घर बने हैं समाजवादी सरकार के समय के हैं। नौकरशाही प्रदेश के विकास में बड़ी बाधा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव सहित 5 के खिलाफ FIR, कोरोनिल के भ्रामक प्रचार का आरोप। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दवा की लॉन्चिंग के बाद से बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि सवालों के घेरे में हैं। कोरोनिल दवा को लेकर अब बाबा रामदेव और 4 अन्य के खिलाफ राजस्थान की राजधानी जयपुर में FIR दर्ज कराई गई है। यह केस कोरोना वायरस की दवा के तौर पर कोरोनिल को लेकर भ्रामक प्रचार करने के आरोप में दर्ज कराया गया है। कोरोना की दवा के तौर पर कोरोनिल को लेकर भ्रामक प्रचार करने के आरोप में जयपुर में जिन 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें पतंजलि के रामदेव बालकृष्ण का नाम शामिल है। जयपुर के ज्योति नगर थाने में शुक्रवार को ये FIR दर्ज कराई गई। FIR में योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण के अलावा वैज्ञानिक अनुराग वार्ष्णेय, निम्स के अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर और निदेशक डॉक्टर अनुराग तोमर को आरोपी बनाया गया है। ज्योति नगर के थाना प्रभारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने इंडिया टुडे को बताया, हाँ, रामदेव, बालकृष्ण, डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर, डॉक्टर अनुराग तोमर और पतंजलि के एक वैज्ञानिक अनुराग वार्ष्णेय के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कोरोनिल के भ्रामक प्रचार के मामले में FIR दर्ज की गई है। शिकायत दर्ज कराने वाले वकील बलराम जाखड़ ने इंडिया टुडे को बताया, कोरोनिल के भ्रामक प्रचार के मामले में बाबा रामदेव सहित 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। FIR IPC की धारा 420 सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। पतंजलि ने निम्स जयपुर में कोरोनिल दवा का परीक्षण करने का दावा किया था। निम्स के अध्यक्ष और चांसलर डॉक्टर BS तोमर ने गुरुवार को इंडिया टुडे से कहा था, हमारे पास मरीजों पर परीक्षण करने के लिए सभी आवश्यक अनुमति थी। परीक्षण से पहले CTRI से अनुमति ली गई थी जो ICMR का एक निकाय है। मेरे पास इसके दस्तावेज हैं। उन्होंने बताया कि निम्स जयपुर में 100 मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया था। परिणाम के अनुसार 3 दिनों में 69% मरीज ठीक हो गए, 7 दिनों में 100% मरीज ठीक हो गए। कोरोनिल को इम्यूनिटी बूस्टर या दवा के रूप में प्रचारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में 2 जून को राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नवजोत सिद्धू की अमरिंदर सरकार में हो सकती है वापसी, बनाए जा सकते हैं डिप्टी CM। जी हां दोस्तों, पंजाब में आला अफसरशाही में यकायक हुए फेरबदल बड़ी सियासी हलचल की आहट माना जा रहा है। जिस तरह से करण अवतार को रिटायरमेंट से 2 माह पहले ही चीफ सेक्रेटरी पद से रुखसत कर अचानक विनी महाजन को उनकी जगह लगा दिया गया, उसी तरह से अब राज्य मंत्रिमंडल में भी चौंकाने वाला बदलाव हो सकता है।
पिछले काफी समय से अज्ञातवास में रह रहे पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में वापसी हो सकती है। उनका उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाएं चल रही है। आला अफसरशाही के बाद अब मंत्रिमंडल में बदलाव की तैयारी। चर्चा यह है कि मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। कुछ मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी इस आकलन में लगी है किन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और किन मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर है। कहा जा रहा है कि वे डिप्टी सीएम बन सरकार में वापसी कर सकते हैं। दरअसल यह चर्चा नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस के दिल्ली दरबार में जाने के बाद से ही शुरू हुई है। पता चला है कि वह पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में थे और पार्टी नेताओं पर दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें फिर से स्थानीय निकाय विभाग दिया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने अब कोरोना पर सरकार को घेरा। कहा पीएम खामोश हैं, सरेंडर कर दिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन से हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार जवाब मांगे जाने के बाद आज उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पर सवाल खड़ा किया। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार के पास कोरोना से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कोरोना वायरस देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार के पास इससे निपटने का कोई प्लान नहीं है। प्रधानमंत्री खामोश हैं। उन्होंने महामारी के सामने आत्मसमर्पण और इससे निपटने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के मसले पर मोदी सरकार पर ऐसे समय निशाना साधा जब देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी 5 लाख से ज्यादा हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि पता नहीं इस बीमारी से कब निजात मिलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। सीएम सोरेन ने ट्वीट कर दी जानकारी। जी हां दोस्तों, झारखंड में लॉकडाउन को एक बार फिर से 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए झारखंड की सोरेन सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि इस दौरान कुछ निश्चित चीजों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम को लेकर लॉकडाउन लागू रखने की आवश्यकता है, इसलिए उसे लागू किया जा रहा है। सोरेन ने ट्वीट कर यह कहा कि कोरोना से संघर्ष में हमें आप सबके सहयोग से अब तक अपेक्षित सफलता मिली है, पर संघर्ष अभी जारी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। आगे उन्होंने लिखा कि पीछे समय समय पर लॉकडाउन में दी गई रियायतें जारी रहेंगी। बता दें कि झारखंड में जारी किए गए इस लॉकडाउन में कई चीजें सामान्य रूप से चलाई जाएंगी, लेकिन लॉकडाउन उल्लंघन करने पर प्रशासन मुस्तैद रहेगी और उचित कार्रवाई भी किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना हाईकोर्ट ने पूछा, हर बारिश में क्यों डूब जाती है राजधानी की सड़कें। हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम को तलब किया। जी हां दोस्तों, राजधानी पटना में जल जमाव को लेकर सरकार के खोखले दावों पर हाईकोर्ट के तेवर सख्त हो गए हैं। हर बार की बारिश के बाद पटना की सड़कों के पानी से डूब जाने से नाराज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार हर साल ये भरोसा दिलाती है कि अगले साल से जल जमाव नहीं होगा, लेकिन अगले साल भी पुरानी स्थिति ही बरकरार रहती है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पूछा, जल जमाव दूर करने के लिए क्या किया। दरअसल पिछले साल पटना में जल प्रलय के बाद पूरी राज्य सरकार ने दावा किया था कि अब पटना को डूबने नहीं दिया जाएगा, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि हल्की बारिश के बाद भी पटना के कई इलाके डूब जा रहे हैं। आज भी चंद घंटे बूंदाबांदी हुई तो पटना की कई सड़कों पर जल जमाव हो गया। हाईकोर्ट ने आज पटना के इस हालत पर गहरी नाराजगी जताई। पटना में लगातार हो रहे जल जमाव पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तलब करते हुए जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के साथ साथ पटना नगर निगम को ये बताने को कहा है कि जल जमाव दूर करने के लिए क्या सब किया गया है और अभी के हालात क्या हैं। दरअसल पटना में जल जमाव को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। आज को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कौल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने याचिका दायर करने वाली संस्था PIL फोरम की याचिका पर सुनवाई की। नीतीश सरकार के काम पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि हर साल शहर में हुई जल जमाव को लेकर कोर्ट में याचिकाएं दाखिल होती हैं। हर साल सरकार कोर्ट में ये दावा करती है कि आगे से लोगों को परेशानी नहीं होगी और सारे इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन अगले साल फिर वही परेशानी सामने आ जाती है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि राज्य सरकार जल निकासी व्यवस्था का पूरा ब्यौरा पेश करे। सरकार ये भी बताए कि जल निकासी के लिए संप
पंप हाउसों का क्या प्रबंध किया गया है, वहां कौन सी व्यवस्था की गई। सरकार सारे बिंदुओं पर पूरी जानकारी हाईकोर्ट में पेश करे। वहीं याचिका दायर करने वाली संस्था की ओर से बहस करते हुए वकील शशि भूषण कुमार ने कहा कि सरकार लगातार गलत आश्वासन दे रही है। तमाम सरकारी दावों के बावजूद भी पटना में जल जमाव की समस्या बरकरार है। हल्की बारिश होने के बाद भी पूरा शहर डूब जाता है। कई इलाकों में तो पूरे बरसात पानी जमा रहता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रशांत किशोर ने नीतीश पर साधा निशाना, कहा चुनावी तैयारी को लेकर कोरोना संकट पर नहीं दे रहे ध्यान। जी हां दोस्तों, कभी जेडीयू में रहे राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बिहार में कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल दागा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि बिहार में कोरोना जांच की रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे। यह आरोप प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को ट्वीट कर लगाया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।